दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गॉड ऑफ थंडर की फाइट लूबू से होती है, जिसमें थॉर उसकी सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद में गॉड ज्यूस की फाइट धरती के पहले आदमी से यानी कि एडम से होती है और ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन इस फाइट में भी एडम हार जाता है और साथ साथ में वो वल्करी भी मारी जाती है जो एडम का साथ दे रही होती है। जिसके बाद में ब्रुनहिल्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है उस बुढ़ऊ को मैं नहीं छोड़ूंगी, सारे के सारे आदमी मेरे मारे गए। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है अगली बार मैं जाऊंगा। जहाँ पे हमें उसका नाम रियूजी बताया जाता है। वहाँ पे जो छोटी लड़की होती है वो भी एक वल्करी होती है और कहती है ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस अरीना में जितने भी ह्यूमंस आए हैं वो सब अपनी पीक फॉर्म में आते हैं, भले ही वो लूबू हो या फिर वो एडम, वो सब अपनी सबसे अच्छी फॉर्म में आए थे, लेकिन ये आदमी एक बूढ़े आदमी के रूप में क्यों आया है। तभी हम देखते हैं वो बंदा यानी कि रियूजी एक टेक्निक परफॉर्म करता है जो कि जैसे टाइम स्किप को कर रहा हो, जिसको देख करके ब्रुनहिल्ड डिसाइड करती है कि शायद यही है जो गॉड्स को हरा सकता है और वो डिसाइड करती है कि वो अगली फाइट में रियूजी को ही भेजेगी। और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो और हाँ कमेंट भी कर दिया करो यार। जब आप कमेंट करते हो तो फिर मेरी वीडियो की रीच बहुत ज़्यादा अच्छी जाती है और मेरे पे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एरिना में चारों तरफ पानी भरा होता है और सभी गॉड सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इस बार कौन आने वाला है। तभी वहाँ पे हेमडाल आता है और वो कहता है इस बार देवताओं की तरफ से आ रहे हैं ज्यूस के भाई पोसाइडन। और हम देखते हैं पोसाइडन की बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंट्री होती है, जिसकी एंट्री से ही सारे देवता बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि ओडिन के कौवे भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तभी हेमडाल फिर से कहता है इस बार ह्यूमंस की तरफ से मरने के लिए आ रहा है वो इंसान जो आज तक कोई भी फाइट नहीं जीता। उसने जितने भी फाइट्स लड़ी उन सभी में उसने अपनी हार कबूल की है। रियूजी की एंट्री वहाँ पे होती है और जैसे ही रियूजी वहाँ पे आता है हेमडाल तुरंत ही फाइट को स्टार्ट करने के लिए अपना भोपू बजा देता है और रियूजी तुरंत ही अपनी तलवार को बाहर निकालता है और जैसे ही उसकी तलवार जमीन को टच करती है, जो पानी पहले एकदम समुद्र की तरह चारों तरफ चहल पहल कर रहा था वो अचानक से बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत। जिस चीज को देख करके गॉड शिवा और एरिस शॉक थे कि आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक नॉर्मल सा इंसान पोसाइडन के जादू को कैसे तोड़ सकता है। जबकि इधर हम देखते हैं रोजी को जो कि काफी देर से चुपचाप वहाँ पे खड़ा था, जिस चीज को देख करके सभी इंसान सोच रहे थे आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। और इधर हम देखते हैं रोजी को जो कि अपने मन में इस फाइट को लड़ रहा होता है और वो काफी सारी स्ट्रेटजीज बनाता है उससे लड़ने के लिए। लेकिन भले ही वो कितनी बार भी पोसाइडन के ऊपर अटैक क्यों ना कर ले, किसी भी एंगल से फाइट्स क्यों ना स्टार्ट करे, लेकिन वो हर बार पोसाइडन के हाथों मारा जाता है। और हमें बताया जाता है कि अभी तक रियूजी टोटल 18 बार इस फाइट में मारा जा चुका है। इस चीज से रियूजी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। हम देखते हैं ब्रुनहिल्ड को जो कि पोसाइडन के बारे में एक चीज बताती है कि कैसे पोसाइडन ने अपने ही भाई को जान से मार दिया था। और सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि जब ज्यूस ने अपने ही डैड को यानी क्रोनोस को मारा था, उसके बाद में एडमस ने सभी के सभी टाइटन्स को अपने कब्जे में ले लिया और फिर उसने डिसाइड किया कि कैसे वो ज्यूस को ओवरथ्रो करेगा। और वो इसके लिए पोसाइडन की हेल्प लेने के लिए उसके पास गया और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ मिल जाए और वो मिलकर के ज्यूस को मार दे, हेवन की गद्दी पे वो शासन करेगा। लेकिन पोसाइडन बस चुपचाप बैठा था और वो उसको देख रहा था और वो उसको कहता है तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम ज्यूस को नहीं मार सकते। इस चीज़ से एडमस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं हो सकते तो फिर तुम्हें मरना होगा और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। अगले ही पल पोसाइडन एडमस को जान से मार देता है और उसकी आंखों में थोड़ी सी भी दया नहीं दिख रही होती है। और उस दिन के बाद से सभी लोग पोसाइडन से डरने लगे। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं एरीज को जो कि कुछ देख करके शॉक थे और हमें दिखाया जाता है रियूजी को चुपचाप जमीन में बैठ जाता है और वो कहता है ओहो लगता है तुम्हें हराना तो बहुत मुश्किल है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, हमें रियूजी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उसके मास्टर उसको जब ट्रेनिंग कराते थे तब वो हमेशा ट्रेनिंग में लेट आता था, जिस चीज़ से उसके मास्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते थे और वो उसको हमेशा दंड देने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन रियूजी बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था फाइट में और वो उनके अटैक को बड़ी ईजिली ब्लॉक कर लेता था। लेकिन फाइनली वो हमेशा लास्ट में अपने आप को सरेंडर कर देता था और जब बड़े मास्टर आकर के वो इस चीज़ के बारे में पूछते थे तो वो कहता है मैं इनसे लड़ा तो ज़रूर मेरे सिर्फ चोट लगेगी और कुछ नहीं, और वैसे भी मैं जिस एज में हूँ अभी इन्हें नहीं हरा सकता हूँ। इस चीज़ से उसके बड़े मास्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है कि कैसे रियूजी धीरे धीरे करके बड़ा होता गया और वो अपने नेचर से अपनी शक्तियाँ आगे बढ़ाता रहा।
फिर 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो फिर से अपनी समुराई ट्रेनिंग में वापस आता है, जहाँ पे वो इस बार कुछ अलग था। वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका था और उसके मास्टर भी ये देख कर के शौक थे और वो उससे कहते हैं तो 6 साल तक तुम कहाँ घूमते रहे। तो रियूजी उनको इग्नोर करते हुए कहता है ये बड़े मास्टर कहाँ है, मुझे उनको चैलेंज देना है। जिस चीज से मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन अगले ही पल उन्हें रियलाइज होता है कि जैसे उनकी बॉडी बीच से कट चुकी है और उस समय उन्हें रियूजी की पावर का रियलाइजेशन होता है कि कैसे वो उनसे भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और तभी वहाँ पे बड़े मास्टर आते हैं। वो उनसे कहता है कि मैं आपको फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। और फिर वो दोनों लोग अपनी पोजीशन लेते हैं और उस समय हम बड़े मास्टर की पावर की हल्की सी झलक देखते हैं और जिस चीज़ को देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन लास्ट में वो भी उनके सामने सरेंडर कर देता है और ऐसे ही बहुत सारे साल बीत जाते हैं। हमें दिखाया जाता है रियूजी को, जो कि अब और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उसने बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की होती है और फिर से उसके बड़े मास्टर उससे मिलने के लिए आए होते हैं। और जैसे ही वो उनको अपने घर ले जाता है उसके मास्टर कुछ देख कर के शौक थे और वो देखते हैं जैसे वहाँ पे बहुत सारे योद्धा उसके घर में हो। वो उन सभी का ऑरा फील कर पा रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि जितने भी लोगों से अभी तक रियूजी ने फाइट की है उन सभी से रियूजी ने कुछ न कुछ सीखा है और अंततः उसने उन सभी को हरा दिया, उन सभी को उसने ओवर पावर कर दिया। और उस समय उसके बड़े मास्टर को रियलाइज होता है कि रियूजी अब उनसे भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है और हम देखते हैं वो उसी रास्ते पे चल पड़ता है और दुनिया में वो हर उस समुराई, हर उस तलवारबाज को चैलेंज करता है उसे। भले ही वो उसके सामने हार भले ही क्यों न जाए, लेकिन उन सभी को चैलेंज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा बेशुमार ताकत को होल्ड करते थे। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और वो एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और इस बार वो अपने डिवाइन वेपन नाम की एक टेक्निक का यूज करता है पोसाइडन के ऊपर और इससे पोसाइडन बड़ी इजीली बच जाता है। लेकिन उसका एक बाल का टुकड़ा कट जाता है जिसको देख करके एरीज और गॉड कहते हैं ओह कुछ तो बात है इसमें। तभी हम देखते हैं पोसाइडन को, जो कि अब रियूजी की तरफ आगे बढ़ता है और पूरी दुनिया पोसाइडन के हर एक कदम पे उसकी क्रूरता और उसके गुस्से को रियलाइज कर पा रही होती है। और पोसाइडन 1000 ब्लेड ऑफ थंडर टेक्निक का यूज करता है जिससे रियूजी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बच पा रहा होता है। और ब्रूनहिल्ड अपनी छोटी बहन को बताती है कि रियूजी भले ही हर मैच में हारता रहा, लेकिन उस मैच से उसने कुछ सीखा और वो था अपने ओपोनेंट के पहले से ही होने वाले अटैक को पहले से ही देख सकता था, जैसे वो मानो प्रिडिक्ट कर चुका है। और जैसे ही पोसाइडन ने इस एरिना में अपना कदम रखा था उसी मोमेंट से रियूजी उसके ऊपर नजर रख रहा था, उसके हर एक चाल, हर एक ढाल पे। अब पोसाइडन भले ही किसी भी एंगल से अटैक करे, रियूजी उसके बारे में पहले से ही अंदाजा लगा सकता था। और इस चीज को देख करके एरीज के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि भले ही वो गॉड ऑफ वॉर क्यों ना हो, वो पोसाइडन के सामने कुछ भी नहीं था। तभी पोसाइडन साइड में खड़ा हो जाता है। तभी पोसाइडन अपनी एक टेक्निक को फॉर्म करता है और उसके ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लगता है और उस अटैक को वो ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता है, उसके खून बहने लगता है। और तभी पोसाइडन कहता है तो सच में तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर पाओगे? लेकिन रियूजी अपने उस खून बहने वाले हिस्से को एक कपड़े से दबाने लगता है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। और सभी गॉड्स पोसाइडन के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी पोसाइडन उनकी तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखता है। वो सभी गॉड्स पूरी तरह से घबरा जाते हैं। अभी रियूजी उससे पूछता है आखिरकार तुम उन्हें इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो, वो तुम्हारा ही तो सपोर्ट कर रहे हैं। पोसाइडन बताता है कि गॉड्स पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं, उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है, ना किसी इंसान की, ना किसी और भगवान की। मैं खुद में ही एक गॉड हूँ, पूरी तरह से कंप्लीट। तभी पोसाइडन ऊपर उड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करता है फिर से 1000 ब्लेड ऑफ टेक्निक का, कि उस टेक्निक से रियूजी का वेपन पूरी तरह से बीच से टूट जाता है। लेकिन रियूजी अपने उस दोनों टूटे हुए वेपन को अपनी पूरी तरह से खून से सना देता है, जिसकी वजह से उसकी टूटी हुई तलवार थी वो भी अब दूसरी तलवार में बदल चुकी थी। देखते हैं ब्रुनहिल्डे को, जो कि बताती है अपनी छोटी बहन को कि जैसा कि तुम्हें पता है कि रियूजी के पास में जो वेलकरी है, उस वेलकरी यानी कि हीस्ट के पास में दो तरह की पर्सनैलिटी है, इसीलिए वो अपने दो वेपन को फॉर्म कर पाई और वो अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और इधर हम देखते हैं पोसाइडन उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और रियूजी उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज कर पा रहा होता है। और रियूजी अपने सभी मास्टर्स की टेक्निक एक बार फिर से यूज करता है। वो उन सभी की टेक्निक का यूज करता है जिन सभी से वो लड़ा हुआ था। और हम देखते हैं अब वो पोसाइडन की बॉडी पे बड़ी इजीली कट लगा पा रहा होता है, जिसकी वजह से पोसाइडन की पूरी बॉडी से खून बह रहा होता है, जिस चीज को देख करके सभी गॉड्स घबराए हुए होते हैं। लेकिन पोसाइडन ने खून को अपने सर पे लगाते हुए कहता है फाइनली इस फाइट में मजा आएगा। इतने सालों बाद कोई है जो मेरी ताकत का सामना कर सकता है। इस चीज को
देख करके र्यूजी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था, जैसे उसे अपने सामने मौत दिख रही हो। और इधर पोसाइडन अपना एथलेटिक पोज बनाता है और वो बहुत स्पीड से उसके ऊपर अटैक करता है। उस अटैक की वजह से र्यूजी के पूरी बॉडीज में खून बहने लगता है और वो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पा रहा होता है। लेकिन अचानक से हमें दिखाया जाता है र्यूजी को, जो कि पूरी तरह से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो अपने आखिरी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसमें वो अपने फ्यूचर को देख सकता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूवमेंट कर पा रहा होता है। और वो ऐसा कर करके वो सीधे पोसाइडन के सामने खड़ा हो जाता है, जिस चीज को देख करके पोसाइडन पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं र्यूजी उड़ करके तुरंत ही उसके हाथ को बीच से काट देता है। वो तुरंत ही दूसरे हाथ से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन अगले ही पल उसका दूसरा हाथ भी जमीन पे पड़ा होता है, जिस चीज को देख करके गॉड शिवा और एरीज पूरी तरह से शॉक थे कि ये कैसे पॉसिबल है, एक इंसान गॉड के हाथ को कैसे काट पा रहा है। लोग अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पा रहे होते हैं, जबकि इधर पोसाइडन अपने माउथ से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं र्यूजी पोसाइडन के चारों तरफ से टुकड़े कर देता है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ नीचे गिर जाता है, जिस चीज को देख करके ब्रुनहिल्ड बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और इधर हम देखते हैं पूरी इंसानियत आज खुश थी, क्योंकि आज वो पहला मैच जीते थे। जबकि इधर र्यूजी पूरी तरह से खून से सना हुआ था और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। लेकिन तभी हीस्ट उसे पकड़ लेती है और कहती है, हम इस फाइट को जीत चुके हैं, अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जबकि इधर गॉड्स पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक नॉर्मल सा ह्यूमन पोसाइडन जैसे पावरफुल गॉड्स को कैसे हरा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर ज्यूस, एरीज और हर्मिस को, जो कि चुपचाप बैठे होते हैं, जिनके सामने गॉड्स जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? पोसाइडन मारा गया है, वो हमारा भाई था, मैं उस इंसान को जान से मार देना चाहता हूँ। लेकिन ज्यूस पूरी तरह से शांत थे और वो कहते हैं, हम इस चीज़ का बदला लेंगे, वो भी अगले मैच में, हम पूरी इंसानियत को खत्म कर देंगे। और गॉड ज्यूस कहते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पोसाइडन इतनी आसानी से नहीं मर सकता था, ब्रुनहिल्ड ने जरूर कुछ ना कुछ और चाल चली है, आखिरकार एक ह्यूमन बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती है। और इधर गॉड शिवा कहते हैं, अगले मैच में मैं जाऊंगा। लेकिन इधर गॉड ज्यूस और एरिस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, नहीं भाई मेरा मरा है, इस चीज का बदला मैं लूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर एक पिलर को, जिसके ऊपर गॉड हरकुलिस चल रहे होते हैं, जो कि अगले मैच में जाने वाले होते हैं। तभी वहां पे लोकी आता है, वो कहता है, तो हरकुलिस भाई, तुम अगले मैच में जा रहे हो ना? क्या सच में? तुम तो आधे ह्यूमन और आधे गॉड हो, तो तुम सच में कहीं गद्दारी तो नहीं करोगे हमसे? क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। लेकिन हरकुलिस कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं गॉड्स की तरफ से लड़ रहा हूँ और मैं पूरी सच्चाई से लड़ूंगा। और वैसे भी मैंने इंसानियत को बचाने के लिए कुछ और सोचा है। और वो कहता है कि पहले मैं इस मैच में जीतूंगा, जिसके बाद में मैं गॉड ज्यूस से कहूंगा कि वो इंसानियत को बख्श दें। और वो ये कहते हुए वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं चारों तरफ अंधेरा होता है और हमें बताया जाता है कि इस बार एरिना में पूरे लंदन को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि इस बार एरिना में ह्यूमंस की तरफ से जैक द रिपर आने वाला है। इस चीज को देख करके हरकुलिस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है, मेरे पहले वाले सभी गॉड्स को एक अच्छे योद्धा मिले, जैसे कि लूबू और एडम, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे और प्योर हार्टेड थे, वो इंसानियत के लिए सच्चाई से लड़े। जबकि मुझे जैक द रिपर मिला है, जो कि एक नंबर का रेपिस्ट, चोर और गद्दार है। और वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो बहुत तेज से चिल्लाता है। और इधर हम देखते हैं पूरी की पूरी इंसानी दुनिया भी यही सोच रही होती है और वो भी जैक द रिपर से नफरत कर रही होती है। और हमें बताया जाता है कि जैक द रिपर ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे मर्डर किए हैं, बहुत सी लड़कियों का रेप किया है और बहुत सारी लड़कियों को जान से मारा भी है। हरकुलिस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और वो उसकी तरफ फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैक द रिपर अपना अल्टीमेट वेपन बाहर निकालता है, जो कि डेमीगॉड वेपन होता है। और वो कहता है, मैं इस वेपन से तुम्हारा सर अलग कर दूंगा। और वो कहता है, अच्छा तो ये बात है, चलो फिर आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं वो तुरंत ही जैक द रिपर वहां से भाग जाता है। और इस चीज को देख करके हरकुलिस को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, अब मुझे एक भगौड़ा भी मिल गया है। हरकुलिस उसके पीछे जाता है, वो देखता है कि जैक द रिपर चुपचाप वहां बैठ करके चाय पी रहा होता है और वो उससे भी चाय के लिए ऑफर करता है। और जैसे ही हरकुलिस अपना अगला कदम बढ़ाता है, वो देखता है उसके सामने एक तार को, तुरंत ही उस तार को अपने हाथ से उखाड़ करके फेंक देता है और बहुत सारे चाकू उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन वो सारे के सारे चाकू उसकी बॉडी से टकरा करके चूर चूर हो जाते हैं। तो फिर जैक द रिपर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हरकुलिस उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन बीच में वो डेमीगॉड वाला वेपन आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसको छू नहीं पाता है और वो उसका वेपन पूरी तरह से टूट जाता है। और जिस चीज के बारे में हेमडाल सभी को बताता है, तो उसका मरना तय है, क्योंकि बिना किसी वेपन के वो हरकुलिस को कभी नहीं हरा पाएगा। और इधर जैक सारे चाकू को बाहर निकालता है
और वो सारे के सारे चाकू को हरकुलिस की तरफ फेंक देता है, जिस चीज को देख करके हरकुलिस कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता है या फिर तुम सच में बेवकूफ हो? ये चाकू मेरी बॉडी के ऊपर असर नहीं करेंगे, ये सब नॉर्मल चाकू हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं वो सारे के सारे चाकू उसकी बॉडी को पेंट्रेट कर देते हैं, और जिस चीज को देख करके सभी गॉड शॉक थे। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन लोकी को रियलाइज हो चुका था कि उसने झूठ बोला है, और हम देखते हैं इधर जैक को, जो कि उसे बताता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम सच में बहुत ही जल्दी बेवकूफ बन जाते हो। मेरे पास जो थैला है यही मेरा सीक्रेट वेपन है, इसके अंदर से मैं जो कोई भी वेपन निकालूंगा वो सारे के सारे वेपन डेमी गॉड वेपन होंगे। फिर से जैक दरी पर बहुत सारे लाइफ्स को बाहर निकालता है इधर हेमडाल को, जो कि ये सारी बात पूरी दुनिया को बताने लगता है, और वो कहता है जैक दरी पर एक नंबर का झूठा है, शायद इंसानी दुनिया ऐसी ही है, पूरी चालबाजी से भरी हुई। लेकिन जैक फिर से उसके ऊपर उन सभी नाइफ से हमला कर देता है। उन सभी नाइफ से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है हरकुलिस, लेकिन उसमें से कुछ नाइफ उसकी बॉडी के ऊपर लग रहे होते हैं, बॉडी से पूरी तरफ से खून बह रहा होता है, और बड़ी मुश्किल से वो उसके करीब पहुंचता है। और फिर हरकुलिस अपनी ड्रैगन लॉर नाम की टेक्निक का यूज करता है, जो टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन उस टेक्निक से एक अम्ब्रेला बना करके बच जाता है, और वो अब अम्ब्रेला भी एक डेमीगॉड वेपन था, इसीलिए वो उस अटैक से बच जाता है, और वो फिर से उठ खड़ा होता है। जबकि इधर हमें हरकुलिस को दिखाया जाता है, जिसकी पूरी बॉडी से खून बह रहा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी लग रहा होता है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है हरकुलिस को, जो कि जब एक ह्यूमन हुआ करता था वो बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला होता था, लेकिन वो हमेशा कमजोरों की मदद करता था, और फिर धीरे धीरे उसने बहुत ही ज़्यादा अपनी हेल्थ बनाई और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता रहा। और उन मोमेंट में बस उसका एक दोस्त उसके साथ रहा, जहाँ पे बाकी बच्चे उससे बुली करते थे क्योंकि वो दुबला पतला था, और बच्चे उससे कहते हैं तो तुम्हें ताकतवर ही बनना है ना, तो तुम क्यों ना उस खून को पी लो जो कि ज्यूस की मूर्ति के हाथ में है। वो खुद गॉड ज्यूस का खून है, उसको पीने के बाद लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं अगर उनकी सोल पूरी तरह से प्योर है, लेकिन अगर उनकी सोल पूरी तरह से प्योर नहीं है तो वो तुरंत ही मारे जाएंगे। और बहुत साल बीत जाने के बाद हम देखते हैं उन्हीं लड़कों को जो कि पहले हरकुलिस को बुली करते थे, अब वो डरे हुए थे क्योंकि अब हरकुलिस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है गॉड्स एक बार फिर से डिसाइड करते हैं कि वो इंसानी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, जहाँ पे 74% लोगों ने हाँ कहा था। तो गॉड जिस कहते हैं तो ठीक है, मैं अपने बेटे एरीज को भेजूंगा दुनिया को ख़त्म करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इंसानी दुनिया को, जो आज गॉड्स को आसमान से उतरते हुए देख रहे होते हैं, और वो देखते हैं एरीज पूरी आर्मीज के साथ आया होता है इंसानी दुनिया के पास उसे ख़त्म करने के लिए। और वो कहता है सभी इंसानों, अब समय आ चुका है भगवान का प्रकोप झेलने का। लेकिन तभी एक लड़का आगे आता है, और वो और कोई नहीं बल्कि हरकुलिस था, और वो एरीज के सामने खड़ा हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एरीज उसे एक ही लात में दूर फेंक देता है, और वो कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ कर पाओगे? और इधर हम देखते हैं हरकुलिस के दोस्त भी कहते हैं क्या ये पागल हो गया है, वो गॉड्स हैं, तुम उन्हें कभी भी नहीं हरा सकते हो। लेकिन एरीज आगे बढ़ रहा होता है उन सभी को मारने के लिए, लेकिन हरकुलिस एक बार फिर से उठ खड़ा होता है, लेकिन इस बार हरकुलिस उस खून को बाहर निकाल लेता है जो कि ज्यूस का खून होता है, जिस चीज़ को देख करके एरीज शॉक होता है और कहता है क्या ये पिताजी का खून है, क्या सच में ये पीने जा रहा है? जबकि इधर हरकुलिस पूरी तरह से उस खून को अटक जाता है, और हम देखते हैं उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा बहने लगती है, और उससे बहुत तेज से दर्द और अजीब सी शक्तियां महसूस हो रही होती हैं। हरकुलिस जमीन में गिर जाता है, और एरीज कहता है तुम्हें सच में लगता था एक इंसान मेरे पिताजी की खून की ताकत को झेल पाएगा? तुम्हारा मरना तो तय था। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं हरकुलिस का हथौड़ा बीच में आ जाता है, और वो कहता है मेरे रहते हुए नहीं। और हम देखते हैं उसकी बॉडी फुली तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, और वो चिल्ला करके बोलता है मैंने कहा ना नहीं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एरीज और हरकुलिस की बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट होती है, और उनके पंचेस से अर्थ शेक हो रही होती है, और फिर से पूरी ताकत से वो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार बीच में ज्यूस आ जाते हैं, और वो उन दोनों को रोकते हैं और कहते हैं बस करो बच्चों, बहुत हो गया, अब मैं आ गया हूँ ना, आगे मैं संभाल लूंगा। और वो हरकुलिस को देखते हैं और कहते हैं ओह, तो सच में तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से सच्ची है, शायद इसीलिए तुम मेरे खून को एब्जॉर्ब कर पाए, तो फिर क्यों ना तुम एक गॉड बन जाओ। लेकिन हरकुलिस कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके बदले में दुनिया को छोड़ना होगा, उन्हें अभी और जीना होगा। और इस चीज़ के बारे में गॉड ज्यूस मान जाते हैं, जिसके बाद में हरकुलिस को हेवन में बुलाया जाता है, और उसको ज्यूस का एक दूसरा बेटा मान लिया जाता है, और उस दिन से उसे हरकुलिस का नाम दिया जाता है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पे एरीज कहता है मुझे मेरे भाई हरकुलिस में पूरा विश्वास है, जबकि इधर जैक उसके ऊपर चालबाजी करके इधर उधर से अटैक कर रहा होता है, उसे धोखा दे दे करके, और इस बार वो अपना वेपन उसकी तरफ फेंक के मारता है, जिसकी वजह से जैक की वो आँख के ऊपर लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से टूट जाता है, और हम देखते हैं उसकी आँख को जो कि पूरी तरह से लाल होती है,
और इस समय हमें बताया जाता है कि जैक इंसानों के इमोशंस को देख सकता है और वो हंसता है और वो कहता है तुम्हें मारने में तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आएगा। और सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैक को जो कि कूड़े से खाना उठा करके खा रहा होता है, लेकिन तभी एक शेफ आकर के उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और वो कहता है तेरे जैसा तुच्छ इंसान मेरे वहाँ का खाना नहीं खा सकता है। लेकिन जैक उसके पैर को पकड़ लेता है और उससे कहता है प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। और वो देखता है सामने वाले बंदे के अंदर पूरी तरह से गुस्सा भरा हुआ था और वो लाल कलर को देख रहा था उसके अंदर। उससे बहुत ज्यादा माफी मांगता है और भीख मांगता है कि उसे खाना दे दे। तभी हाँ वो देखता है कि शेफ के अंदर एक दूसरा रंग दिखता है जो कि ब्लू कलर होता है, जो कि दरिया दिली का प्रतीक होता है। और वो बंदा बहुत ही ज्यादा अपने आप को बड़ा और महान इंसान समझने लगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं जैक मेरी मम्मी आज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी। और हम देखते हैं वो एक ब्रोथल में जाता है। जैक की मॉम जैसे ही उसे देखती है वो उसे कस के गले लगा लेती हैं और वो अपनी मॉम के अंदर गोल्डन कलर देखता है जो कि प्यार का प्रतीक होता है। और वो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैक इस बार जब अपने घर आता है तो देखता है उसकी मॉम बहुत ज्यादा रो रही होती है। पड़ोस में खड़ी हुई लड़की उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम जिससे प्यार करती थी और तुम जिस आदमी के बेटे हो उन्होंने इसे धोखा दिया और अब वो कहीं और शादी करने वाला है। और जैक की मॉम बहुत तेज तेज से रो रही होती हैं। तो जैक उन्हें पानी देता है और कहता है मॉम आप शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी मॉम के ऊपर बहुत तेज से चिल्लाती है और कहती हैं मुझे तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाहिए था। और वो अपने आप को कैसे भी संभालता है और कहता है प्लीज मॉम आप शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन उसकी मॉम सुनने को तैयार नहीं थी और वो किताब को इधर उधर फेंकने लगती है, जिसमें से एक किताब जैक के ऊपर लग जाती है और उसके सर के अंदर से ब्लड बहने लगता है। और उस दिन जैक को रियलाइज होता है कि जो गोल्डन कलर वो अपनी मॉम के शरीर में देखता था वो एक्चुअली में वो प्यार उसके लिए नहीं बल्कि उस आदमी के लिए था जिसका जैक बेटा था। और वो अपनी मॉम के पास जाता है और गुस्से से उनका गला दबाने लगता है और कहता है मॉम आपको मरना होगा। और वो उस दिन अपनी मॉम के अंदर एक और कलर देखता है, वो होता है पर्पल कलर, डर का कलर। और उस कलर ऑफ फियर को देख करके उसको अजीब सी खुशी मिलती है और कहता है ये कलर सबसे प्यारा है। वो उस दिन अपनी मॉम को मार देता है, जिसके बाद में वो अपने डैड के भी घर जाता है और कहता है तो आप ही है ना मेरे पिताजी। जैक अपने डैड को भी मार देता है और वहां से चला जाता है। और हमें पता चलता है और वो एक साइको बच्चा बन चुका था। और इधर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं जैक को जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन हरकुलिस अपनी ताकत से उस बिल्डिंग को ही तोड़ देता है और जो क्लॉक उसमें लगी हुई थी जैक उसको पकड़े हुए था। और अचानक से जैक उस क्लॉक को घुमा करके हरकुलिस की तरफ फेंक देता है, जहाँ पे हरकुलिस ना हाथ आगे कर देता है उस क्लॉक को रोकने के लिए। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं उस क्लॉक ने उसके उतने हाथ को ही काट दिया था। और इधर ज्यूस भी ये देख करके शॉक था, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो क्लॉक कोई डेमीगॉड वेपन तो थी ही नहीं। हम देखते हैं लोकी को जो कि उससे बताता है एक बार फिर से जैक ने झूठ बोला और वो बताता है वो जो छोटा सा बैग है वो उसका कभी डेमीगॉड का वेपन था ही नहीं, बल्कि डेमीगॉड का वेपन वो उसके ग्लव्स हैं। अब भले ही वो क्यों ना छोटी से छोटी चीज क्यों ना छुए, हर वेपन एक गॉड किलिंग वेपन बन जाएगा। जिन ग्लव्स से उसने उस क्लॉक को छुआ था उसी वक्त वो क्लॉक एक डेमीगॉड वेपन में बदल गई। और इधर जैक अपनी आंखों से वो हरकुलिस के अंदर फिर से कलर देखता है और वो देखता है अभी भी हरकुलिस पूरी तरह से प्यार से भरा हुआ है। वो कहता है शायद इंसान और भगवान में यही अंतर है, भगवान पूरी तरह से प्योर होते हैं। और वो उसको सैल्यूट करता है और अगले ही पल वो कहता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, तुम्हारा मरने का समय आ चुका है। अचानक से हरकुलिस अपना वेपन आसमान में फेंक देता है और उसके अंदर से लावा और खून बहने लगता है। और हमें दिखाई जाती है हरकुलिस की फाइनल फॉर्म, जहाँ पे हम देखते हैं ज्यूस को जो कि उसे बताते हैं कि हरकुलिस की फाइनल फॉर्म भले ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इस फाइनल फॉर्म में धीरे धीरे करके उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी अगर उसने जल्दी जैक को नहीं मारा। इधर हम देखते हैं जैक को जो कि किसी भी छोटे मोटे पत्थर को पकड़ता है और उसे डेमीगॉड वेपन में बना देता है। लेकिन इस बार हरकुलिस उन डेमीगॉड वेपन को ऐसे तोड़ रहा था जैसे वो कोई कागज के टुकड़े हों। जैक को जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसीलिए जैक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हरकुलिस बीच में आकर के उसे रोक देता है। तो जैक उस पूरी बिल्डिंग को छू लेता है, लेकिन जैक नीचे एक भाले के ऊपर गिर जाता है और वो उस भाले को अपने शरीर से तोड़ देता है। इसके बाद में वो अपने क्लॉक को बाहर निकालता है, उस पूरी बिल्डिंग को उस क्लॉक से काट देता है और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग हरकुलिस के ऊपर गिरने लगती है और वो उस बिल्डिंग के नीचे ही दब जाता है।
लेकिन अगले ही पल हरकुलिस वहां से बाहर निकलता है और कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम छोटी मोटी जालसाजियों से मुझे मार सकते हो? तो ऐसा कभी नहीं होगा। और हरकुलिस अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, क्योंकि उसको ओपोनेंट एक नंबर का नीच मिला था, उसका हाथ भी एक पूरी तरह से कट चुका था, लेकिन हरकुलिस उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से जैक काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। और हम देखते हैं वो अपने आप को कैसे भी संभाल करके जब हरकुलिस के करीब आता है तो वो तुरंत ही अपने दोनों हाथ को हरकुलिस की बॉडी से निकाल देता है, जो कि पूरी तरह से खून से सने हुए थे। हरकुलिस शॉक था और जैक बताता है कि मैंने अपने पूरे के पूरे ग्लव्स को अपने खून से समेट दिया था, जिसकी वजह से मेरा ब्लड एक वेपन में बदल गया, एक डेमिगॉड वेपन में, जिसकी वजह से तुम मारे गए। और इधर हम देखते हैं हरकुलिस को, जिसकी पूरी बॉडी शैटर होने लगती है, और हम देखते हैं वो मरने से पहले जैक द रिपर को पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम एक अच्छी जिंदगी जीना, एक अच्छे इंसान बन करके। और जैसे ही जैक इस फाइट को जीत जाता है, वो वेलकरी जो कि जैक के दस्ताने बनी हुई थी वो बाहर आ जाती है, जो कि पूरी तरह से खून से सनी हुई होती है। तो जैक से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है, अब मुझे नहाना पड़ेगा। और ये कहते हुए वो वहां से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गोल्डन पैलेस को, जहाँ पे एरीज बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है अपने भाई की मौत पे, जहाँ पे लोकी कहता है, जरूर कोई ना कोई गॉड्स उनकी हेल्प कर रहा है, कोई ना कोई देवता उन इंसानों की मदद कर रहा है, अपनी ताकत उन इंसानों के साथ शेयर कर रहा होगा, शायद इसीलिए ऐसा हो पा रहा है। हमें एक दरवाजे का सीन दिखाया जाता है और उस दरवाजे के पीछे हम एक छोटे बच्चे और एक आदमी को देखते हैं जो उस पूरी फाइट को देख रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, इधर हम देखते हैं लोकी और ज्यूस को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, और वो तुरंत ही बुद्धा के पास आ जाता है लोकी, और वो कहता है, भाई सच बताओ, तुम ही हो ना जो उन इंसानों की मदद कर रहे हो? सभी के सभी देवता जानते हैं कि सिर्फ तुम ही हो जो अपनी बॉडी को दो पार्ट में बदल सकते हो और अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन बुद्धा उस बात को मजाक में टालते हुए कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जिस चीज से लोकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत अजीब तरीके से उससे पूछता है और कहता है, अगर तुम गद्दार निकले तो तुम बचोगे नहीं। तभी वहाँ पे बहुत सारे गॉड्स आ जाते हैं, वो सारे के सारे गॉड 7 गॉड ऑफ फॉर्च्यून है, और वो बुद्धा के पास आते हैं और वो कहते हैं, तुम ही हो ना गद्दार जो उन इंसानों की मदद कर रहे हो अपने ही भाइयों को मरवाने के लिए? और वो तुरंत ही गैंग अप कर लेते हैं बुद्धा के खिलाफ। लेकिन बुद्धा तुरंत ही अपना ऑरा रिलीज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और तभी वहाँ पे बाकी इंसान भी आ जाते हैं, जैसे रियूजी और वो बच्चा, जहाँ पे वो बच्चा कहता है कि तुम सब लोग मिलकर के सिर्फ एक गॉड के खिलाफ गैंग अप कर रहे हो, ये तो गलत बात है। और सभी गॉड एक दूसरे के आगे खड़े होते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं ज्यूस को, जो कि वहाँ पे इंटरफियर करते हैं, उनकी ताकत और गुस्से को सब लोग महसूस कर पा रहे होते हैं। ज्यूस कहते हैं, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, इस समय हमें एक साथ मिलजुल करके रहना होगा। लेकिन एक बंदा बीच में कूद और वो कहता है, मैं इस बुद्धा को नहीं छोड़ूंगा इस चीज से। ओडिन गुस्सा होते हैं और कहते हैं, चुप रहो, और वो अपना ऑरा रिलीज करते हैं, और वो ऑरा काफी होता है आसपास की सारी जगह को शैटर करने के लिए। लेकिन लोकी इस बात को मजाक में टालते हुए जाता है और कहता है, ठीक है मैं बुद्धा को कुछ नहीं करूंगा। और ये कहते हुए वहां से सभी लोग वहां से निकल जाते हैं, और जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं तो ज्यूस बुद्धा के पास आते हैं और वो कहते हैं, अगर तुम गद्दार हुए तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन बुद्धा बहुत तेज तेज से हंसने लगता है और वो कहता है, मेरी मर्जी, मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ब्रुनिल्ड को, जो कि अपनी छोटी बहन को बता रही होती है कि इस बार हम जिस इंसान से मिलने जा रहे हैं वो अगली बार हमारी तरफ से फाइट करेगा। और हम देखते हैं वो इंसान बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसके आसपास में बहुत सारी परियां और डेविल परियां भी लेटी होती हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है वो सभी उसके साथ मिलकर के गंदे काम कर रही होती हैं। और इस चीज को देख करके ब्रुनिल्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो उन सभी को वहां से भगाती है, और वो तुरंत ही रेडियन का सर पकड़ते हुए कहती है, तुम यहाँ पे जो करने के लिए आए हो वो करो, तुम्हें कल अरीना में जाना है, कल तुम हमारी तरफ से लड़ोगे। और वहाँ पे किसी की आवाज आती है, जिस चीज को देख करके रेडन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। हम देखते हैं एक वेलकरी को, जो कि बहुत ही ज्यादा साइज में बड़ी होती है, लेकिन अगले ही पल वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, वाह मुझे यही तो चाहिए था। सीन शिफ्ट होता है, हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं हेमडाल को, जो कि कहता है, हमारा अगला मैच अब शुरू होने वाला है। तो इस बार इंसानों की तरफ से जो पहले मरने के लिए आ रहा है वो है रेडन। रेडन की एंट्री होती है, उसके पूरे शरीर पे लाल कलर के मार्क लगे होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है जो लाल कलर के मार्क उसकी बॉडी पर लगे हुए हैं ये उसी वेलकरी ने बनाए हैं, वो उसके साथ ही मर्ज हो चुकी है, और अब उस वेलकरी की ताकत भी रेडियन अब इस्तेमाल कर सकता है। तभी हेमडाल एक बार फिर से कहता है कि इस बार देवताओं की तरफ से आ रहे हैं इंडियन गॉड शिवा, जिनको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। गॉड शिवा उस मैदान में एंट्री लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इस एंट्री से सभी लोग उनके लिए चीयर करने लगते हैं। आज पहली बार बुद्धा इस फाइट को देखने के लिए आए होते हैं, और इधर हेमडाल उन दोनों की फाइट स्टार्ट करने के लिए अपना भोपू बजा देता है।